हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग जो हैं क्या कर रहे हैं कि अभी बिहार स्पेशल का एमसीक्यू लगा रहे हैं। जो एमसीक्यू है कहाँ से लिया जा रहा है, तो बीपीएससी जितना तरह का एग्जाम लेता है उसका सारा का क्या है कि पीवाईक्यू इसमें शामिल है। चाहे तो असिस्टेंट का लेता हो, टीचर का लेता हो, सीएससी का, पहले सीडीपीओ का अलग से एग्जाम लेता था। सारा का इसमें पीवाईक्यू शामिल है और साथ ही साथ जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा बिहार स्पेशल का, उसको भी इसमें शामिल कर दिया जा रहा है। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर नहीं सारा वीडियो देखें तो देख लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है कि टेलीग्राम का लिंक दिया होता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाइएगा, सारा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी जो है पीडीएफ नहीं डाले हैं इसका, लेकिन शनिवार या रविवार को सारा पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है, तब पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लेना, बाकी सारा चीज का पीडीएफ डाल दिया गया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार स्पेशल का जितना पीडीएफ था वो डाल दिया गया है, हिस्ट्री का भी डाल दिया गया है, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि राजगिरी का पुराना नाम क्या था। 320 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग लगा चुके हैं, तो 321 नंबर से लगाएंगे। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि राजगिरी का पुराना नाम क्या था। ये सब छोटा छोटा भी सवाल पूछता है, कभी क्षेत्रफल पूछ लेगा, कभी घनत्व पूछ लेता है जनसंख्या का, कभी मतलब एजुकेशन के कौन से पोजीशन पे है बिहार, ये सब पूछ लेता है। 20 प्लस क्वेश्चन आता है बिहार स्पेशल का, और बहुत ज्यादा क्या होता है कि ये जो अगर फेल हो जाते हैं इसमें, मान लिया जाए इसका आप क्वेश्चन नहीं बना पाते, तो बहुत सारा जो स्टूडेंट है आगे निकल जाता है, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जितना भी जो सिलेबस है उससे ये आसान है। तो राजगिरी का पुराना नाम कौन सा है ये आपसे पूछ रहा है, तो मगध है, गिरिवर्ज है, बसाड़ है या पाटलिपुत्र है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि गिरिवर्ज है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। गिरिवर्ज राजगीर का पहले का नाम था, ये बात आपको ध्यान में रखना। और ये जो है मगध का राजधानी भी था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी सवाल बनता है कि मगध का संस्थापक कौन था, तो आपको याद रखना कि बृहदर्थ। बृहदर्थ मौर्य काल वाला नहीं, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था ना, एक बृहदर्थ था, लेकिन वो नहीं। बृहदर्थ वंश का स्थापना किए थे बृहदर्थ, जो जरासंध का पिताजी थे। ये बात आपको ध्यान में रखना। और वही क्या थे कि मगध का संस्थापक थे। लेकिन जैसे ही आता है कि मगध का वास्तविक संस्थापक कौन है, वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आपको याद रखना है कि इसका जो वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो हर्यक वंश के राजा हुए बिंबिसार। बिंदुसार नहीं, बिंदुसार जो थे मौर्य वंश से रिलेट करते थे। बिंबिसार, बिंबिसार को वास्तविक संस्थापक माना जाता है मगध का, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और कभी कभी सवाल बनता है कि राजगीर से राजधानी कौन अपना हटा करके पाटलिपुत्र किए थे, तो आपको याद रखना है कि उदयीन। उदयीन कौन थे, तो बिंबिसार का ही क्या थे कि पोता थे, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। हर्यक वंश के जो बिंबिसार हुए वो क्या किए कि मगध का वास्तविक संस्थापक कहलाए, और वो जो थे अपना राजधानी राजगीर बनाए थे, गिरिवर्ज बनाए थे। लेकिन बाद में जो अजात शत्रु का पुत्र हुआ उदयीन, वो क्या किया कि पाटलिपुत्र अपना राजधानी कर दिया था व्यापार के देखने के लिए। मतलब वहां से क्या था कि जो पाटलिपुत्र था ना, सुरक्षा था, क्योंकि तीन तरफ से नदी से घिरा हुआ था, सोन, गंगा और जो है आपका पुनपुन नदी से। और साथ ही साथ वहां पर व्यापार के लिए, क्योंकि आवाजाही के लिए पानी बहुत सुविधाजनक होता है। ठीक है, तो इसके लिए उदयन क्या कर दिया था कि पाटलिपुत्र अपना राजधानी कर दिया था। तो इतना आपको ध्यान में रखना है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर क्या हो जाता है, तो गिरिवर्ज हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पटना में स्थित गोल घर का निर्माण कब कि हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 1786 में हुआ था, 1756 में हुआ था, 1776 में हुआ था, 1796 में हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है कि आपको 1786 में हुआ था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 1786 के 2 साल पहले ही यह स्टार्ट हो गया था काम, लेकिन जो पूर्ण हुआ था निर्माण जब कब हुआ था, तो आपको याद रखना कि 1786 में हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उस समय का कभी कभी पूछ लेता है कि गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। वारेन हेस्टिंग के द्वारा ये करवाया गया था। और ये क्यों करवाया गया था, तो आपको याद रखना है कि बिहार जो था पहले बंगाल प्रोविंस में था, बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल था। ये शामिल था, तो इस एरिया में क्या था कि अकाल हमेशा पड़ते रहता था। तो अनाज को स्टोर करने के लिए इसको बनाया गया था। ये बात आपको याद रखना है। क्या है, तो अनाज को स्टोर करने के लिए इसको बनाया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। वारेन हेस्टिंग के द्वारा क्या है कि एक इंजीनियर थे जॉन गास्टिन, उनको क्या किया गया कि आदेश दिया गया कि आप एक इधर क्या करिए कि अनाज रखने के लिए एक ढांचा या एक स्टोरेज के लिए आप किसी चीज का निर्माण करिए भंडारण के लिए। तो एक गोल घर का एक ढांचा तैयार किया। अरे कब तैयार किया, तो 20 जनवरी 1784 ईस्वी को और 20 जुलाई 1786 ईस्वी को ये जो था बनकर तैयार हुआ। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है यहाँ तक। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। मधेपुरा है, सारण है, सिवान है, सहरसा है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाता है ना, आपका सहरसा हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर करीब करीब 41% लोग जो है मतलब महिला जो है क्या है कि शिक्षित हैं, ये बात आपको याद रखना है। मान लीजिए कि यहाँ पर 100 महिला होंगे तो उसमें से मात्र 41 महिलाएं शिक्षित है। ठीक है, सबसे बड़ा तो यहाँ पर शिक्षा का जो बात होता है कि यहाँ पर शिक्षित कौन व्यक्ति बोले जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि कोई भी 7 साल से ज्यादा का उम्र का बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी हो और वो कोई भी भाषा मतलब कि पढ़ ले और लिख ले, उसको शिक्षित मान लिया जाता है। ठीक है, नॉर्मली कहिए तो आप अगर सिग्नेचर कर लेते हैं, हम अगर सिग्नेचर कर लेते हैं तो हमको शिक्षित व्यक्ति में मान लिया जाएगा। लेकिन नॉर्वे ये सब देश है ना, वहाँ का जो शिक्षा का पद्धति है मतलब किसको शिक्षित माना जाएगा, तो आप देखिएगा ना तो होश उड़ जाएगा। वहां पर माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति है और नॉर्मली जो मेडिसिन यूज करता है, अगर उसका इंग्रेडिएंट के बारे में जानता है, मान लिया जाए पैरासीटामोल यूज करते हैं, डोला यूज करते हैं, और उसका इंग्रेडिएंट मतलब कौन कौन सा चीज से वो बना हुआ है अगर वो जानते हैं, तब वहां पर आप शिक्षित कहलाइएगा। तो उस तरह के हम लोग के पास शिक्षा नहीं दिया गया है अभी, वो हम लोग से बहुत आगे है और 100% उस अनुसार से वो शिक्षित है। ये भी बात आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सहरसा है। बिहार के साक्षरता दर देखें तो 2011 के जनगणना के अनुसार से यहाँ पर जो है 61% मतलब 61.8% क्या है कि साक्षरता दर है। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कि 100 व्यक्ति हैं तो वहाँ यहाँ पर क्या होगा कि लगभग लगभग 62 लोग ही शिक्षित माने जाएंगे, बाकी सब जो है अनपढ़ है। ठीक है, पुरुष का साक्षरता दर कितना है तो 71.2 है और महिला का जो है 51.5 है, जो हमेशा सवाल ये बनते रहता है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अगर पूछे तो आपको याद रखना है कि रोहतास है, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूछे तो आपको पूर्णिया याद रखना है। लेकिन महिला का अगर पूछ लेना तो आपको याद रखना है कि जो है सहरसा है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लिंगानुपात अगर पूछे तो आपको 918 याद रखना है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछे तो गोपालगंज जो है 1021। मतलब लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है कि 1000 मेल पे कितना फीमेल की संख्या है, उसी को हम लोग लिंगानुपात बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है गोपालगंज में 1021 है, लेकिन बिहार में कितना है एवरेज तो 918 है, ये बात आपको याद रखना है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो है मुंगेर है 786 है, और शिशु लिंगानुपात जो है कितना है तो आपको याद रखना है कि 935 है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के अनुसूचित जनजाति जो है मतलब कि एसटी की आबादी का प्रतिशत करीब कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछ रहा है। मान लीजिए कि 100% बिहार का आबादी है तो उसमें से एसटी का कितना परसेंट आबादी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 7.5% है, 15.3% है, 1.3% है या 11% है। तो इसका जो सही उत्तर ना है आपको याद रखना है कि 1.3% है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा एसटी लोग कहाँ पे रहते हैं, तो वेस्ट चंपारण में रहते हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, और सबसे कम जो रहते हैं तो आपको याद रखना है कि ये जो है शिवहर में है, कितना है तो मात्र 318 लोग हैं, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणी में बांटे थे, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो 4 श्रेणी में, 7 श्रेणी में, 6 में, 5 में। तो इसका जो सही उत्तर ना आपको याद रखना है कि 7 श्रेणी में बांटे थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मेगास्थनीज कौन थे तो आपको याद रखना है कि ये जो थे आपको याद रखना है कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। ये किस लिए आए थे तो सेल्यूकस निकेटर इनको भेजे कि आप जाइए मगध में। मगध जो है अभी बहुत ज्यादा संपन्न राज्य है। ठीक है, वहां पर जाइए और उसका क्या करिए कि आप जाके गणना करिए कि कैसे वो मतलब वहां पे काम होता है। तो ये जो है मतलब सेल्यूकस निकेटर के कहने पे मेगास्थनीज आए और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और यहाँ पर रहे, और रहने के बाद जो है एक इंडिका बुक लिखे थे, जो हमेशा पूछते रहता है कौन सा बुक लिखे थे, तो इंडिका एक बुक लिखे थे, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, जो भारतीय मगध के क्या है कि प्रशासन के बारे में बताता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो मेगास्थनीज आए और यहाँ के स्टडी किए तो पता चला कि यहाँ पर ना बहुत तरीका से, बहुत सही तरीका से काम होता है, और यहाँ के नगर प्रबंधन के लिए एक नगर परिषद बनाया जाता है जिसमें 5 सदस्य और 6 समितियां इसमें शामिल होता है। लेकिन यहाँ के समाज को कितने वर्ग में बांटा गया है, इनके द्वारा ही कहा गया था, तो 7 वर्गों में बांटा गया था। दार्शनिक, किसान, चरवाहा, कारीगर, सैन, ओवरसीरो, पार्षद और मूल्यांकन करता। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है,
चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किस युग में हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो मौर्य काल में हुआ था, पाल वंश में हुआ था, गुप्त काल में हुआ था या कुषाण काल में हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि आपको याद रखना है कि गुप्त काल में हुआ था। कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा इसका स्थापना करवाया गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गुप्त युग में हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना। कब हुआ था? तो 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसका उद्देश्य क्या था? तो उच्च शिक्षा देना था और साथ ही साथ बौद्ध धर्म मतलब बौद्ध दर्शन का अध्ययन करने के लिए वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में विख्यात था। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना। उस समय माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी सवाल आपसे पूछ सकता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना है कि श्रीगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश का स्थापना किया गया था। और कभी कभी ये भी सवाल बनता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। लेकिन जैसे ही अगर पूछ ले सिंपल से कि गुप्त वंश का स्थापना कौन किए थे, तो आपको याद रखना है कि श्रीगुप्त, ठीक है। दूसरा चीज याद क्या रखना है कि उसमें विक्रमादित्य किनको बोला जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को बोला जाता है। तीसरा चीज याद क्या रखना है कि जो हुनों को पराजित कौन किए थे? तो स्कंद गुप्त के द्वारा क्या किया गया था ना, कि हुनों को पराजित किया गया था। कब किया गया था? तो 466 ईस्वी में किया गया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। एक तीसरा सवाल क्या बनाता है कि समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है? तो भारत का नेपोलियन बोला जाता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। गुप्त वंश से इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन थे? ये आपसे पूछ रहा है। तो देवपाल थे, नरेंद्र पाल थे, नयनपाल थे या धर्मपाल थे? तो पाल वंश के शासक हुए धर्मपाल, उन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया था। कहाँ पे? तो भागलपुर। अभी का जो भागलपुर है ना, उसी में ये स्थापना किया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का शिक्षा केंद्र था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्मावलंबियों के लिए मुख्य तीर्थ स्थल कौन कौन सा है? पावापुरी जो राजगीर के समीप है, पारसनाथ और वैशाली, या ये तीनों? तो इसका जो सही उत्तर है ये तीनों है। ये बात आपको याद रखना है। पारसनाथ के बारे में तो हमेशा सुनते रहते होंगे कि ये जो है जैन धर्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वैशाली जो है, यहाँ पर क्या हुआ था? तो आपको याद रखना है कि जो 24वें तीर्थकर हुए महावीर, उनका जन्म हुआ था। ये भी बात आपको याद रखना है। पावापुरी में इनका क्या हुआ था कि देहांत हुआ था। किनका? तो आपको याद रखना है कि जो 24वें तीर्थकर हुए, और वहां पर क्या है कि उपदेश भी दिए थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए क्या है कि ये तीनों जो है आंसर क्या है, सही है। तो मतलब इसका जो सही उत्तर क्या हो जाता है? तो डी हो जाता है, ठीक है। जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें तो महावीर से यहाँ से सवाल हमेशा बनते रहता है। तो वर्धमान में ही महावीर थे। इनका अगर जन्म पूछे तो आपको याद रखना है कि 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो इसलिए वैशाली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जैन धर्म के लिए। अगर इनका पिता का नाम पूछे महावीर का, तो आपको याद रखना कि सिद्धार्थ था, जो एक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता का जैसे ही नाम पूछता है तो आपको याद रखना कि त्रिशला, जो लिच्छवी नरेश चेटक के बहन थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैन धर्म के बारे में देखें तो जैन परंपरा के अनुसार से 24 तीर्थकर हुए, और 24वां तीर्थकर कौन थे? तो आपको याद रखना है कि महावीर थे, ठीक है। तो प्रथम और 23वां हमेशा पूछते रहता, तो ऋषभ देव थे। और पार्श्वनाथ जो थे 23वां थे, और प्रथम जो कौन थे? तो आपको ऋषभ देव थे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि 468 ईसा पूर्व में इनका निर्वाण मतलब कि इनका मृत्यु हुआ था। कहाँ पे? तो राजगीर के समीप पावापुरी में। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में एक लगनी राग है, वो किस अवसर पर गाया जाता है? ये आपसे पूछ रहा है। दिवाली के त्योहार पर, जन्म उत्सव पर मतलब कि जन्मदिन पर, या अंतिम संस्कार पर, या विवाह के अवसर पर? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि विवाह के अवसर पे होता है। अगर किन्हीं का विवाह होता है तो लगनी राग, अब जैसे जैसे देखते होंगे कि लगन आ गया, तो उससे याद रखिएगा कि लगनी राग जो होगा लगन के समय गाया जाएगा, ठीक है। तो विवाह के अवसर पर ये गाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन थे? ये आपसे पूछ रहा है। तो रवि स्वरूप धवन थे, राजेश वालिया थे, या दीपक कुमार सेन थे, या रणधीर वर्मा थे? तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाता है कि एक रणधीर वर्मा थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक पुलिस ऑफिसर थे, धनबाद में इनको
एक चोर पकड़ते हुए इनका क्या हो गया था कि मृत्यु हो गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, मतलब शहीद हो गए थे। ये जो रणधीर वर्मा प्रसाद जो है ना, भारतीय पुलिस एक अफसर थे, जो धनबाद में एक बैंक डकैती को रोकते समय इनका क्या हो गया था, तो निधन हो गया था। और मरणों उपरांत, मरने के बाद इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, जो बिहार के पहले व्यक्ति हुए। ठीक है, इनको, इनके सम्मान में 2004 में क्या था कि एक डाक टिकट भी भारत सरकार ने जारी किए थे। और ये जो है कहाँ के रहने वाले थे, तो सुपौल सहरसा के रहने वाले थे। जो एक सुपौल, मतलब कि सुपौल जिला में एक जगतपुर क्या है कि जगह है, गांव है, वहीं के ये रहने वाले थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में सबसे पहले किस स्थान पर नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है। तो बोधगया में, पूर्णिया में, गोलघर में या चिरांद में। तो इसका जो सही उत्तर ना आपको याद रखना है कि चिरांद में हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चिरांद कहाँ पे है, तो सारण में है। ये भी बात आपको याद रखना है। सारण में जो छपरा है ना, छपरा से 10 किलोमीटर के ही रेंज में पड़ता है। वहीं पे एक चिरांद जगह है, वहीं से नवपाषाण युग का बिहार में सबसे पहले अवशेष प्राप्त हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का है, जो वास्तुकार महागोविंद जो थे किस शासक के दरबार में रहते थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो अशोक के दरबार में रहते थे, अजातशत्रु के दरबार में रहते थे, बिंबिसार के दरबार में रहते थे या शिशुनाग के दरबार में रहते थे। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि आपको याद रखना है कि बिंबिसार के दरबार में रहते थे। बिंबिसार कौन थे, तो आपको याद रखना कि मगध का वास्तविक संस्थापक इनको बोला जाता है। कौन से वंश से रिलेट करते थे ये पूछ लेता है, तो हर्यक वंश से रिलेट करते थे। ये बिंदुसार नहीं है, बिंबिसार है। ये अजातशत्रु के पिताजी थे, ये भी बात आपको याद रखना है। जो बहुत जगह पे साक्ष्य मिलता है कि अजातशत्रु इनको मारकर राजगद्दी पर बैठे थे, लेकिन जैन धर्म का जो बुक है ना, उसमें ऐसा नहीं बताया गया है। ठीक है, लेकिन बहुत जगह पे बताया गया है कि जो अजातशत्रु थे अपने पिता को मारकर राजगद्दी पे बैठे थे, लेकिन ऐसा जैन धर्म में नहीं कहीं पे लिखा है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन क्या है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो 115 ईसा पूर्व में हुआ था, 227 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में या 315 ईसा पूर्व में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि आपको याद रखना है कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगिरी में हुआ था। उस समय राजा कौन थे, तो अजातशत्रु थे। ठीक है, टोटल 4 बौद्ध संगीति हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। तो चारों बौद्ध संगीति के बारे में हम लोग क्या करते हैं कि देख लेते हैं, क्योंकि चारों से सवाल बनता है, चारों इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम बौद्ध संगीति अगर पूछे कब हुआ था, तो आपको याद रखना कि 483 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, राजगीर में हुआ। अजातशत्रु उस समय राजा थे और महाकश्यप क्या थे कि उसका अध्यक्ष थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ, दूसरा वाला, तो आपको याद रखना है कि 383 ईसा पूर्व में, 100 साल बाद हुआ था, वैशाली में। काल अशोक उस समय राजा थे और सवा कामी क्या थे कि उसके अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीति आपको याद रखना है जरूरी, 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, अशोक उस समय राजा थे। अमोघली पुत्तीस उसका क्या थे कि अध्यक्ष थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडलवन। ये कहाँ पे है, तो कश्मीर में है। और कनिष्क उसका राजा थे और वसुमित्र उसका अध्यक्ष थे। और अश्वघोष क्या थे, तो उपाध्यक्ष थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो बोधगया से हुआ है, भागलपुर दरभंगा से हुआ है, पटना से हुआ है, बक्सर या चिरांद से हुआ है, बक्सर और चिरांद से हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि बक्सर और चिरांद से हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चिरांद आपका सारण जिला में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के किस स्थान से 2 यक्ष की मूर्तियां प्राप्त हुए। यक्ष में एक 2 महिला की जो मूर्ति है उसको यक्ष बोला गया है, कि 2 यक्ष की मूर्तियां जो प्राप्त हुआ है, कहां से प्राप्त हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है। तो वैशाली से हुआ है, अंग से हुआ है, मिथिला से हुआ है, पाटलिपुत्र से हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि पाटलिपुत्र से हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये सब में इतना ही याद रखना है, ज्यादा याद रखिएगा तो क्या होता है कि वहां पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछता है तो बार बार यही पूछ लेता है, रिपीट कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में गैवीनाथ का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सोनपुर में है, सुल्तानगंज में है, बोधगया में है, पाटलिपुत्र में, कहाँ पे है। ठीक,
तो आपको बताना है कि ये जो है सुल्तानगंज में है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इस जो मंदिर को, अजगैबीनाथ के मंदिर को मनोकामना मंदिर के भी नाम से जानते हैं, तो ये बात आपको याद रखना है, मनोकामना नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर माना जाता है कि कोई भी पूजा करते हैं तो इनका मन्नत पूरा हो जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और देवघर जो जल चढ़ता है ना, इसी स्थान से क्या होता है कि जल भी जाता है। आप सुनते होंगे कि सुल्तानगंज से जल उठाकर कहाँ पर जाते हैं लोग, तो देवघर जाते हैं। और माना जाता है कि इस स्थान पर जो पूजा होता है, महादेव की पूजा से पहले, मतलब देवघर के स्थान पे जो महादेव है उनसे पहले पूजा इनको किया जाता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र के में प्रसिद्ध थे, मतलब किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो मूर्तिकार थे, नाटककार थे, राजनीति थे या चित्रकार थे। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि नाटककार थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार सवाल पूछ चुका है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना और बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और वहां पर क्या होता है कि आंसर गलत हो जाता है। तो एक नाटककार थे भिखारी ठाकुर, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? अमृत बाजार पत्रिका था, द इंडियन नेशनल था, आर्यवर्त था या आज था? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि अमृत बाजार पत्रिका था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना। अगर बिहार भी बोलता ना, तो आपको बिहार भी रहता तो आपको अमृत बाजार पत्रिका ही बोलना था। क्यों? क्योंकि बिहार जो था पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में, बंगाल प्रोविंस में शामिल था, और बिहार ये जो है बंगाल से ही क्या हुआ था कि प्रकाशित हुआ था। बंगाल से प्रकाशित जो हुआ था 20 फरवरी को 1868 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था शुरू? तो इसका पहला प्रकाशन तो 1868 ईस्वी में इसको मतलब कि शुरू किया गया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका को शुरू किया गया था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। किनके द्वारा? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा। कौन सा भाषा में किया गया था? तो बांग्ला भाषा में किया गया था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन काल में बिहार का किस नाम से जाना जाता था, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब प्राचीन काल में बिहार के जो क्षेत्र था किस नाम से जाना जाता था? तो बौद्ध प्रदेश से, गुप्त साम्राज्य से, मगध प्रदेश से, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि मगध प्रदेश से। मगध तो इतना बड़ा था, जब अशोक आया था तो पूरा ये जो आपका अफगानिस्तान ये सब है, कंधार ये सब वाला क्षेत्र, सबको कलिंग उलिंग सबको क्या किया था कि मिला लिया था। दक्षिण का छोटा सा क्षेत्र अगर छोड़ दे तो मगध के ही अंदर आ गया था। तो बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो आपको याद रखना है कि मगध प्रदेश से। मगध का अगर संस्थापक पूछे तो आपको याद रखना कि वीरदर्त वंश का स्थापना करके मगध का स्थापना किया था। लेकिन अगर जैसे ही वास्तविक संस्थापक के नाम पूछे तो आपको याद रखना कि बिंबिसार, जो हर्यक वंश से रिलेट करते थे। ठीक है, हर्यक वंश से रिलेट करते थे। बिंबिसार मगध का स्थापना वास्तविक तरह से किए और कर राजगीर अपना राजधानी बनाए थे। और राजगीर से राजधानी हटाकर कौन किया था? पाटलिपुत्र। तो आपको याद रखना है कि उदयन, वो भी क्या थे कि हर्यक वंश के ही राजा थे, और अजात शत्रु के क्या थे? तो पुत्र थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो मेगास्थनीज ने, अलबरूनी ने, एजबे बतूता ने, या हेनसांग ने? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि हेनसांग के द्वारा ये किया गया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। हेनसांग जो थे एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री थे, जो राजा हर्षवर्धन के क्या थे कि शासन काल में आए थे। ठीक है, वो जो थे कब आए थे? तो 630 ईस्वी में आए थे, ये भी बात आपको याद रखना है। और लगभग यहाँ पर 15 वर्ष तक रहे थे। बहुत क्या है कि दूर दूर के यात्री आते थे, तीर्थयात्री यहाँ पे पढ़ने नालंदा विश्वविद्यालय में। और ये जो था बौद्ध दर्शन के लिए ना बहुत अच्छा, वर्ल्ड का सबसे अच्छा क्या था कि यूनिवर्सिटी था, इसलिए यहाँ पर क्या थे कि लोग आते थे। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को अपना दबा लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।